मेरा नाम शीलू है। मैं अनाथ आश्रम की सफाई करती हूँ। यहाँ पर गरीब लड़कियाँ अपनी ऐसी चीज़ कूड़े में फेंक कर जाती हैं जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। ये जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। मैं आज रात सिर्फ पैसों के लिए कुछ ऐसा करने जा रही थी जिस बात का मुझे पता ही नहीं था कि इसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। नंदिनी मुझे समझाते हुए कहने लगी कि सिर्फ तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो। मैंने उससे कहा कि हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम मुझे ना समझाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। हाँ, अगर तुम मेरा साथ देना चाहती हो तो बताओ। मैं इन पैसों में से तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा दे दूंगी। लेकिन नंदिनी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैं कुछ पैसों के लालच में ये बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैंने कहा, तुम्हारी मर्जी, तुम जो करो। दोस्त होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ था कि मैं तुम्हें समझाऊं और सही गलत का फ़र्क समझाऊं। आगे तुम जानो तुम्हारा क्या काम। नंदिनी ये कहकर चली गई थी। मैंने सारे कैमरों को बंद कर दिया था और रात के इस वक्त अनाथ आश्रम में सन्नाटा था। मैं दरवाजे पर खड़ी चौकीदारी कर रही थी, लेकिन मैं अनाथ आश्रम की चौकीदारी नहीं कर रही थी। मैं तो उस जवान लड़की जिसकी उम्र 24 साल की थी, उसकी चौकीदारी का काम कर रही थी। मैं थोड़ी देर में अपना सामान लिए दरवाजे की तरफ आई और वो मुझे बहुत सारे पैसे देकर उस लड़के के साथ चली गई। सुबह मैं अनाथ आश्रम में रोज़ की तरह सभी कमरों की सफाई कर रही थी। जल्दी जल्दी सारा कचरा एक बड़े से थैले में डाल ही रही थी कि बाहर से शोर शराबे की आवाज़ें मेरे कानों तक पहुंची। मैं जल्दी जल्दी सारा काम करके बाहर गई। सब काम करने वाले, सारी लड़कियां सब वहीं पर मौजूद थीं। हमारे अनाथ आश्रम की ओनर बहुत सख्त थीं। सब लोग उनकी एक आवाज़ से डर जाते थे। वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी कि बताओ, किसने पारुल को यहाँ से भागने में मदद की है? वो कैसे यहाँ से भाग निकली? यहाँ से कैसे कोई मेरी इजाज़त के बगैर कदम बाहर निकाल सकता है? आखिर पारुल यहाँ से गई कैसे और कहाँ? इसे ज़मीन खा गई या फिर आसमान निकल गया? नंदिनी चुपचाप खड़ी मुझे घूर रही थी, क्योंकि उसके और मेरे अलावा ये बात कोई नहीं जानता था कि पारुल को भगाने में किसका हाथ है। फिलहाल मैडम तो गुस्से में पुलिस की धमकी देकर वहाँ से चली गईं और सब अपने अपने कामों में लग गए थे। मैं नंदिनी को देखकर मुस्कुराती हुई अपना काम करने चली गई। खाने के टाइम मैं और नंदिनी साथ में ही खाना खा रहे थे। नंदिनी ने कहा कि यार, मुझे और तुम्हें कितना टाइम हो गया है अनाथ आश्रम में काम करते हुए, लेकिन तुम में अब तक कोई भी सुधार नहीं आया है। मैंने नंदिनी को जवाब दिया, गरीबी इंसान को इतना लाचार कर देती है। कोई भी काम करने से नहीं डरता। अब चाहे वो काम सही हो या फिर गलत, क्या फ़र्क पड़ता है? जब ऐसा काम करने से 2-4 ज़्यादा ही हाथ में आए तो इसमें कौन सी बुराई है? ये सुनकर नंदिनी ने कहा कि देखना, तुम इन कामों का एक दिन बहुत बुरा अंजाम भुगतोगी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं खुद मुसीबत को दावत दे रही थी। नंदिनी की इस बात को नज़रअंदाज करके मैं खाने से फ्री होकर अपने कमरे में गई और कचरे का थैला निकालकर उसमें से इस्तेमाल किया हुआ सामान अलग करके कचरा फेंक दिया। मैंने रोज़ की तरह उस कबाड़ी को बुलाया और वो सामान उसे बेच दिया। इससे पहले मुझे कोई देख न ले, मैंने सब कुछ बेच दिया और उसे ये कहकर भगा दिया कि मैं तुमसे पैसे बाद में ले लूँगी। जब मैंने अनाथ आश्रम में पीछे मुड़कर देखा तो नंदिनी मुझे देखकर आंखें चढ़ाती हुई हंस पड़ी और चली गई। इस अनाथ आश्रम में हम काम करने वालों के लिए अलग अलग कमरे बने हुए थे। हम लोग यहीं पर रहते थे और सुबह से शाम अनाथ आश्रम में अपनी ड्यूटी पूरी करते थे, जिसके बदले में हमें हर महीने सैलरी मिल जाती थी। ये सैलरी तो इतनी होती थी कि हमारा सिर्फ गुजर बसर हो जाए, लेकिन मैं सिर्फ अकेली नहीं थी जो इस पर ज़िंदगी गुजार लेती। कोई और भी था जिसके खर्चे पूरे करने की जिम्मेदारी मेरी थी। मैं रात को सोते वक्त अपना मोबाइल लेकर शुभम से बातें करती रहती थी और पूरी रात गुजर जाती, पता ही नहीं चलता। सुबह जब नंदिनी की आंख खुलती तो कहती कि तुम्हारी रातें तो बस शुभम से बात करते करते पूरी हो जाएंगी, और मैं हंसकर हाँ में सिर हिला दिया करती। हम अपनी ड्रेस पहनकर ड्यूटी के लिए अनाथ आश्रम में गए ही थे कि कुछ लोग मैडम के ऑफिस में बातें कर रहे थे। मैंने नंदिनी को कहा कि तुम चलो, मैं आती हूँ। मैंने बाहर से ही कान लगाकर ऑफिस के अंदर क्या बातें चल रही हैं वो सुनने की कोशिश की
तो मालूम हुआ कि एक कपल जिनकी कोई संतान नहीं थी, वो एक बच्चा अडॉप्ट करने की बात कर रहा था। मैडम उन्हें कुछ रूल्स बता रही थी। जैसे ही वो दोनों पति पत्नी मैडम से बात करके उठे, मैं एक तरफ होकर छुप गई कि कहीं कोई मुझे देख न ले। उन पति पत्नी को देखा तो वो दोनों कपड़ों से बहुत मालदार लग रहे थे। बस मैं जल्दी से उन दोनों के पीछे पीछे अनाथ आश्रम से बाहर आ गई और उन दोनों से बात करती रही। कुछ देर बाद उसके पति ने मुझे एडवांस के तौर पर बहुत सारे पैसे दे दिए और वो लोग चले गए। मैं जल्दी से मैडम के पास गई और उन्हें सारी बात बताई तो मैडम ने मुझे जल्दी से इजाज़त दे दी। अगले दिन वो दोनों पति पत्नी अनाथ आश्रम के बाहर खड़े मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने उन्हें एक बच्चा दिया और उन्होंने मुझे एक पैसों की भरी अटैची दी और वो लोग चले गए और मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गई। जैसे ही वो अटैची खोल ही रही थी तो नंदिनी भी वहाँ पर आ गई और पैसों से भरी अटैची खोलते देखकर नंदिनी की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कहने लगी कि तुम नहीं सुधरोगी, तुम खुद को फंसाकर ही चैन से बैठोगी और साथ में रूममेट होने की वजह से मुझे भी किसी न किसी परेशानी में डालोगी। मैंने कहा कि चुप करो, ऐसा कुछ नहीं होगा और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दो। अगर तुम्हें भी ज़रूरत हो तो मुझे बताना, जितने पैसों की ज़रूरत हो मुझसे ले लेना। लेकिन हर बार की तरह नंदिनी ने साफ इनकार कर दिया था। मैं बहुत खुश थी इन पैसों को देखकर, लेकिन नंदिनी ने मुझसे अजीब व्यवहार से कहा कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें ये पैसे कौन देकर गया है। मैंने उससे मुस्कुराकर कहा, यार, एक बिन संतान के माँ बाप को एक बच्चा गोद दे दिया। नंदिनी ने डरकर कहा, लेकिन मैडम को पता चल गया तो क्या होगा? मैंने उससे कहा कि तुम इसकी फिक्र मत करो, मैंने मैडम की इजाज़त से ही ये किया है। हाँ, मैं इतनी भी पागल नहीं कि बिना इजाज़त के ये काम करती। तुम तो जानती हो हर काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तभी मेरे फ़ोन की बेल बजी। मैंने देखा तो उस कबाड़िए का फ़ोन था। वो मुझसे कहने लगा कि सामान हो तो ज़रा देख लेना, मैं फिर कल आऊँगा। मैंने उससे बात करके कॉल काट दी और रात होते ही मैं शुभम से बात करने में बिज़ी हो गई और नंदिनी साथ वाले बेड पर सो गई। मैंने रात होते ही फिर से कैमरे बंद कर दिए और चौकीदारी के लिए गेट पर चली गई। बस कुछ देर में सबके सो जाते ही वो 21 साल की पिंकी अपना बैग पैक करके वहाँ से निकली। पिंकी मुझे पैसे देते हुए कि ये लो शीलू दीदी, तुम्हारा इनाम, वहाँ से निकल गई और फरार हो गई। सुबह मैं और नंदिनी फिर से अपनी ड्यूटी करने चले गए। मैं अभी कमरों की सफाई ही कर रही थी और पिंकी का सारा फेंका हुआ सामान इकट्ठा कर रही थी। उसका सही सही सामान एक थैले में इकट्ठा किया और बाकी कचरे के साथ डाल दिया और फिर नंदिनी ने आकर कहा कि जाओ, तुम्हारा वो आशिक कबाड़िया फिर से आ पहुंचा है। मैं एक थैला लेकर अनाथ आश्रम के दूसरे गेट की तरफ चल पड़ी। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि आप कितनी मासूम हैं, आप नहीं जानती, मुझे कभी कभी आपके ऊपर तरस आ जाता है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। मैंने कहा, बस बस, ज़्यादा बातें न बना, ये लो। मैंने कचरे के ढेर से ज़रूरत का सामान अलग करके उसे दिया और उसे फ़ौरन भगा दिया और उससे कहा कि मुझे जब ज़रूरत होगी मैं आकर तुझसे पैसे ले लूँगी। वो चुपचाप मेरी बात सुनकर चला गया। मुझे नहीं मालूम था कि ज़रा से पैसों के लालच में आकर मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी और साथ ही शुभम की ज़िंदगी पर भी उसका बुरा असर पड़ेगा। लेकिन हालात के आगे मजबूर लोग ये सब नहीं सोचते। वो तो बस चंद पैसों के लिए मुसीबत को भी गले लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुझे एक अनाथ आश्रम में बहुत साल हो गए थे। मैं यहाँ की बहुत पुरानी सफाई कर्मचारी थी, लेकिन मेरे 2 नंबर के काम को आज तक कोई नहीं पकड़ सका था और जब मुसीबत आई तो मेरे ऊपर कयामत ही टूट पड़ी। मैं एक दिन नंदिनी से बातें कर रही थी, तभी हमारे स्टाफ की एक औरत आई और कहने लगी कि चलो, सारे स्टाफ को मैडम ने बुलाया है। नंदिनी शायद सब कुछ समझ चुकी थी। वो सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी और मेरी भी समझ में आ गया था कि मैडम हम सबको क्यों बुला रही है। और वही हुआ। हम सब लोग वहाँ पर मौजूद थे और मैडम बहुत ज़्यादा सख्त लहजे में हम सब पर चिल्ला रही थी कि पिछली रात फिर से एक लड़की यहाँ से गायब हुई है। उसके पीछे कौन था? यहाँ उस कमरे में सबने मेरी तरफ देखा। मैं तो डर ही गई थी। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि मैं तो अब पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो ही जाऊंगी और अपने आप पर काबू पाते हुए
मैं बिल्कुल सीधे खड़ी रही। फिर जब मैडम ने मुझसे पूछा कि शीलू, बताओ तो इस बारे में तुम क्या जानती हो, मैंने बिल्कुल बेफिक्र होकर बहादुरी से जवाब दिया कि मैडम, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो सुबह साफ सफाई करने के लिए उसके कमरे में गई। आज रात का मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं तो जल्दी सो गई थी। क्यों नंदिनी, बताओ मैडम को। मैंने नंदिनी की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो घबराते हुए कहने लगी, हाँ हाँ मैडम, ये ठीक कह रही है। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी कल रात, ये जल्दी सो गई थी। ये सुनते ही मैडम का ध्यान मेरी तरफ से हट चुका था, लेकिन वो सख्ती से कह रही थी कि पिछले 2 साल में यहाँ से 10 से 12 लड़कियाँ भागी हैं और मैं अब पुलिस को रिपोर्ट कर चुकी हूँ, और जो कोई इन सब में शामिल है वो अब अपनी खैर मना ले, क्योंकि उसे अनाथ आश्रम की नौकरी से तो निकाला जाएगा ही, और साथ साथ उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। उसे फिर नौकरी करने की परमिशन नहीं होगी, और पुलिस उसके साथ जो करेगी वो अलग। ये सब सुनकर सब बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन मैं तो ये काम करते करते बहुत निडर हो गई थी। मुझे कोई फिक्र नहीं थी। एक दिन मुझे शुभम की कॉल आई। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था, उसे पैसों की कुछ ज़रूरत आ गई थी। मैंने उसे तो तसल्ली दे दी थी कि मैं पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी, लेकिन बाद में मैं खुद परेशान होती रही। उसे मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर दूँगी, इसीलिए मेरे पास जो थोड़े पैसे थे वो निकाले। फिर मुझे याद आया कि उस कबाड़ी के पास भी तो मेरे कुछ पैसे हैं, उससे जाकर ले आती हूँ, शायद कुछ बात बन जाए। मैं अगले दिन छुट्टी लेकर वहाँ से निकली। मैं रिक्शा में बैठी और उस कबाड़ी की दुकान के लिए चल दी, लेकिन मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं जब मैंने देखा कि वो कबाड़ी सूट बूट पहनकर अच्छी पर्सनैलिटी में एक आदमी के साथ कार के अंदर बैठा था। मैंने उसका पीछा किया तो वो एक आलीशान म्यूजियम में जा रहा था। पहले तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि वो आदमी कौन है और किस लिए यहाँ आया है और यहाँ क्या कर रहा है। मैंने उसका पीछा किया, लेकिन मैंने वहाँ अंदर जाना सही नहीं समझा। मैं बाहर खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। वो जैसे ही बाहर आया मुझे देखकर हैरान रह गया। मुझे देखकर कहने लगा कि शीलू, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने कहा कि तुम बताओ, लेकिन फ़िलहाल तुम ये सब छोड़ो और मुझे मेरे सामान के पैसे दो, मुझे ज़रूरत है। मुझे उस समय शुभम की फ़िक्र सताई जा रही थी, इसलिए मैं उस कबाड़ी वाले से ज़्यादा बात नहीं कर सकी, और उसने मुझे पैसों से भरा बैग दे दिया और कहा कि ये लो तुम्हारा हिस्सा। मैंने दिल में सोचा कि ये कौन से हिस्से की बात कर रहा है, लेकिन वो थोड़ा जल्दी में था। वो कहने लगा कि मैं तुम्हें बाद में सब बताऊंगा, अभी मुझे थोड़ा काम है। वो ये कहकर चला गया। उसने कहा कि शीलू, तुम अंदर जाओ। मैंने सोचा वहाँ ऐसा क्या है, लेकिन मैं जल्दी में थी और वहाँ से वापस आ गई। काश मैं वहाँ से आने से पहले एक बार अंदर जाकर देख ही लेती, तो यह अजाब मुझ पर नहीं पड़ता। मैं अनाथ आश्रम वापस आ गई और सब रुपए जोड़कर मैंने शुभम को भिजवा दिए और आराम करने के लिए लेट गई थी। मेरे पास मुंह ढककर एक लड़की आई और मुझसे मदद मांगने लगी। मैंने कहा कि ये वक्त सही नहीं है, लेकिन हाँ, कल तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम तैयारी कर लेना। वो मुझसे बात करके वापस चली गई। मैंने जैसे ही नंदिनी की तरफ देखा, वो जाग रही थी और मुझसे इशारे में कहने लगी कि तुम ज़रूर अपने साथ एक न एक दिन मुझे भी फंसाओगी। मैं मुस्कुराने लगी और उसे तसल्ली दी। हम दोनों सो गए थे। अगले दिन हम दोनों अपनी ड्यूटी पर चले गए। मैं अनाथ आश्रम के सभी कमरों में जल्दी जल्दी सफाई करने लगी। मुझे ज़रूरत का काफ़ी सामान मिल जाता था, जो मैं कबाड़ी वाले को छुपकर बेच देती थी। मैंने जल्दी से अपना थैला निकालकर सारा सामान भर लिया और फिर शाम में वही कबाड़ी आया और मुझसे सारा सामान ले गया। वो मुझे कुछ बताना चाहता था, लेकिन इतने में ही उसके पास फ़ोन आ गया और वो कहते हुए चला गया, मुझे आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी है। आप मेरी दुकान पर आएंगी तो आपको बताऊंगा। मैं रात होने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि आज रात फिर मुझे एक काम को करना था। मैं नहीं जानती थी कि इस बार मैं मुसीबत में पड़ने वाली हूँ। मैंने रात होते ही सबके सो जाने के बाद कैमरे बंद किए, उस लड़की को भगाने का इंतज़ाम किया और चौकीदारी के लिए गेट पर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद एक लड़का गाड़ी में आया और मुझे इशारा करने लगा। मैंने उस लड़की को बुलाया। वो लड़की मुझे नोट देते हुए चली गई और वो लड़की फरार हो गई।
मैं भी अपने कमरे में जाकर शुभम से फ़ोन पर बात करने लगी और शुभम ने मुझे धन्यवाद कहा कि मैंने उसे पैसे देकर उसकी मदद की। मैं फ़ोन पर बात करते करते ही सो गई। सुबह नंदिनी ने मुझे उठाया। वो मुझसे कहने लगी, यार आज बहुत देर हो गई है, चलो हमें ड्यूटी पर भी जाना है। और हम तैयार होकर जैसे ही अनाथ आश्रम में आए तो हमने देखा कि मैडम के ऑफिस में कुछ लोग जमा थे। मुझे देखना था कि अंदर कौन है, और जैसे ही मैंने अंदर झांका तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। नंदिनी और मैं अपने अपने काम के लिए चले गए। मैंने सारे कमरों की सफाई शुरू की और घबराने लगी कि कल रात जो हुआ, लगता है मैं किसी मुसीबत में पड़ने वाली हूँ। मैंने सारा कचरा समेटते हुए कल रात वाली लड़की का भी सारा सामान उठाया और अपने थैले में भर लिया कि कहीं कोई सुराग न मिल जाए। बस मैं अपने काम में बिजी थी। तभी कुछ देर में मैडम ने दरवाज़ा खोला। मैडम के साथ उन लोगों को देखकर मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मुझे तो पसीने आने लगे। जैसे ही मैडम ने कहा कि ले जाओ इसे, यही पापी है। मैडम के मुंह से ये सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैडम के साथ तो पुलिस थी और सुबह का वक्त था जब एक लेडीज़ कांस्टेबल ने मुझे हथकड़ी लगाई और मुझे घसीटते हुए ले जाने लगी। सारा का सारा स्टाफ वहीं पर था और मैं शर्मिंदा नज़रों से नज़रें झुकाती हुई पुलिस के साथ चल पड़ी। मैं जैसे ही पुलिस की गाड़ी में बैठ रही थी, वैसे ही मैंने नंदिनी को मदद के लिए पुकारते हुए उससे मदद भरी नज़रों से देखा। लेकिन वो मेरी मदद नहीं कर सकी, क्योंकि वो तो हर बार मुझे समझाया करती थी, लेकिन मैं पैसों के लालच में खोई हुई उसकी एक नहीं सुनती थी। और शायद आज मेरा पाप का घड़ा भर चुका था। कल रात जो मैंने किया वो मेरी आखिरी गलती थी। मैं चुपचाप पुलिस की गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन चली आई थी। मैं जानती थी कि मेरा यहाँ से बचना नामुमकिन है, क्योंकि मैडम ने हमें पहले ही वार्निंग दे दी थी कि गुनाहगार को मैं सज़ा कड़ी से कड़ी दिलवाऊंगी। मैं पुलिस स्टेशन में मदद के लिए चारों तरफ देख रही थी, लेकिन मदद के लिए कोई भी नहीं था। मेरे दिमाग में ये सवाल उठ रहे थे कि पूरे अनाथ आश्रम के सामने मेरी इज्जत की धज्जियाँ हो गई हैं। सबके काम आने वाली शीलू दीदी आज बिल्कुल अकेली थी। मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था, जिस पर पुलिस की मोहर मेरी आंखों के सामने ही लग चुकी थी। सफाई की नौकरी से भी इस वक्त मैं हाथ धोकर बैठी थी। मुझे सिर्फ शुभम की फिक्र सता रही थी। लेडीज कांस्टेबल मुझसे पूछताछ करने के लिए मुझे अकेले कमरे में ले गईं, जहां पर मुझसे पूछताछ करने के बाद मुझे सलाखों के पीछे डाल दिया जाता। पुलिस कांस्टेबल मुझसे पूछने लगी कि ऐसी भी क्या ज़रूरत पड़ गई थी तुम्हें, तुम तो नौकरी भी करती थी, क्या सैलरी काफ़ी नहीं थी जो गलत तरीके से कमाने लगी? और तो और, ना कोई डरना, ना ही कोई माथे पर शिकन। आखिर ऐसा क्यों किया? जहाँ इतने सालों काम किया, जहाँ पर खाया हो, उसी की थाली में छेद कर दिया। मुझे अपनी गलतियों पर अफसोस हो रहा था। मैं पुलिस कांस्टेबल की कठोर बातें सुनकर रोने लगी और कहा, मैडम गरीब इंसान को कहाँ ले जाती हैं और क्या क्या गलत काम करने पर मजबूर कर देती हैं, इस बात को आप नहीं समझ सकती। हम गरीब लोगों को तो पैसे ज़्यादा मिल जाएं तो हमारी ज़िंदगी थोड़ी खुशहाल हो जाती है। वो कहने लगी कि ऐसी भी क्या मजबूरी थी तुम्हारी? मैंने कहा कि मैं एक गरीब घराने में पैदा हुई। बचपन से ही मैंने गरीबी देखी। इसी गरीबी में मेरे माता पिता ने मेरी शादी कर दी। मेरे माता पिता तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन वो मेरी शादी एक जल्लाद से कर बैठे। वो मुझे मारता पीटता और तो और मेरे गर्भवती होने के बाद भी वो मुझ पर जुल्म करता रहा। लेकिन एक रात मुझ पर कहर टूट पड़ा जब एक हादसे में मेरा पति भी मर गया। वो जो भी था, जैसा था, मेरा पति था। बस उसके बाद मेरे जीने का मकसद सिर्फ और सिर्फ शुभम ही था, मेरा बेटा शुभम। उसके जन्म के बाद मैंने घर घर जाकर काम करके मैंने उसे इस काबिल किया और फिर उसे अच्छी जगह पढ़ने हॉस्टल भेज दिया और ख़ुद अनाथ आश्रम काम करने के लिए आ गई। जैसे जैसे वो बढ़ रहा था, उसके खर्चे भी बढ़ते चले जा रहे थे। अब तो मेरी सैलरी भी कम पड़ने लगी थी और फिर मैंने मौका देखकर 2 नंबर के काम करने शुरू कर दिए। और फिर जो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागना चाहती थीं, मैं उनको भगाने में उनकी मदद कर देती थी और बहुत से बिना संतान लोगों को अनाथ बच्चा देकर उनसे भी भारी रकम ले लेती थी, क्योंकि मैडम तो बहुत पूछताछ के बाद बिना पैसे लिए बिना संतान जोड़ों को बच्चे गोद दे देती थी। लेकिन मैं मैडम से अपना रेफरेंस देकर और उनसे बहाना करके
कि दूर रिश्तेदार या कुछ भी बहाना दे दिया करती थी और मैडम को बिना बताए उनसे पैसे लेकर बच्चे गोद देने लगी। बस यूं ही मेरा गुजर बसर चलता रहा। पुलिस कांस्टेबल मेरी बात सुनकर हंसने लगी। लो भाई, ऊंट के मुंह में जीरा, इसे तो हमने किसी और जुर्म में गिरफ्तार किया था और ये तो यहाँ अपनी जुर्म की पिटारी खुद ही खोल बैठी। मुझे ये सुनकर सदमा लगा कि ये मैडम क्या कह रही हैं, ये मेरे कौन से जुर्म की बात कर रही है। मैंने एकदम कहा कि ये आप क्या कह रही हैं। मैं मानती हूँ मैंने बहुत से जुल्म किए हैं, बहुत से गलत काम किए हैं, लेकिन इसके अलावा मैंने और कौन से गलत काम किए जो मुझे ही नहीं मालूम। वो मेरी बातें सुनकर हंस पड़ी और कहने लगी, अच्छा तो तुम नहीं जानती कि तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुमने क्या किया है। वो मुझे लेकर गई और कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाने लगी। पल भर के लिए मैं सोचने लगी कि मैंने तो उन लड़कियों को भगाते हुए कैमरे बंद कर दिए थे, फिर मुझे क्या दिखाने के लिए लेकर आई हैं। लेकिन मैं वो रिकॉर्डिंग देखकर हैरत में रह गई। वो रिकॉर्डिंग तो उस वक्त की थी जब मैं सफाई के दौरान वो फालतू का सामान थैले में भर रही थी। मैंने सोचा कि बस इतनी सी बात, जिसे ये लोग जुर्म कह रहे हैं, मैंने इतने बड़े बड़े जुर्म किए, उसके आगे इन पुलिस वालों को ये जुर्म लग रहा है। लेकिन ये कैमरा रिकॉर्डिंग दिखाने के बाद पुलिस कांस्टेबल कहने लगी, क्यों मैडम, हो गई ना बोलती बंद, ये देखो अपनी करतूत। ये कहते कहते रुक गई। क्या आप लोगों का दिमाग खराब है? फिर मैंने कहा कि मैं आप लोगों को एक आदमी का पता देती हूँ, आप लोगों को सारी सच्चाई मालूम हो जाएगी, फिर आप लोग मेरे साथ जो मर्जी आए वो करें। पुलिस वहाँ से मेरे दिए गए पते पर पहुंची और उस लड़के को तलाश करने लगी। मेरे दिमाग में वो सारे ख्याल आ रहे थे कि बार बार उस लड़के का मेरे पास आना और फिर मेरा उसे सामान बेचना। लेकिन जो सामान मैं उसे बेचती थी वो तो पुराने बर्तन, पुराने कपड़े, पुराने जेवरात होते थे, जो वो गरीब और अनाथ लड़कियां यहाँ से जाने से पहले वो सामान कचरे में डाल दिया करती थीं। भला इसमें ऐसी कौन सी चोरी? और वो कबाड़ी मुझे उस दिन क्या बताना चाहता था? और वो म्यूजियम, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने लड़कियों को भगाने में उनकी मदद ज़रूर करी थी और कुछ बिना संतान जोड़ों को बच्चे अडॉप्ट करवाए पैसों के खातिर। लेकिन मेरे दिमाग में आया, उस दिन उस कबाड़ी ने जो मुझे पैसों से भरा बैग दिया था, आखिर इन फालतू कपड़े बर्तन में ऐसा क्या था? मैं ये सब कुछ सोच ही रही थी। इतनी देर में पुलिस कुछ कबाड़ी वाले लड़के को गिरफ्तार कर लाई। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। वो उस दिन की तरह सूट बूट में था, अच्छे ब्रांडेड जूते पहना हुआ था और बहुत मालदार लग रहा था। मेरे मुंह से निकला, ये तो वो कबाड़ी वाला है। सभी लोग मेरी बातों पर हंस पड़े। पुलिस कांस्टेबल ने मेरे और उस कबाड़ी लड़के के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहा कि तुम दोनों बहुत होशियार समझते हो, हमें पागल बना रहे हो। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी क्योंकि सबके सामने मुझे बेइज्जत किया जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे मेरा दिमाग काम करने लगा था। जब कैमरे की तस्वीर हम दोनों को दिखाई जा रही थी तो मेरे दिमाग में जो भी सवाल उठ रहे थे उनके जवाब मुझे मिल रहे थे। जिसमें एक बहुत बड़ी आलीशान बिल्डिंग थी। मुझे याद आया कि ये तो वही म्यूजियम है जहां मैंने उस दिन उस कबाड़ी को देखा था। लेकिन मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गईं। वहां मेरे बेचे गए फालतू और पुराने बर्तनों को शोकेस में सजाया गया था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही बर्तन हैं जो कि मैं इस अनाथ आश्रम में सालों से देखती आ रही हूँ। इन्हें पॉलिश करके चमकता हुआ देख रही थी जैसे बहुत ब्रांडेड बर्तन हो। मैंने उसे देखकर कबाड़ी वाले से कहा कि ये बर्तन तो अनाथ आश्रम के हैं। वो मुझे देखकर नजरें झुकाने लगा। इतने में पुलिस कांस्टेबल मुझे देखकर बोलने लगी कि हाँ, अब याद आया कि तुमने क्या जुर्म किया है। इस लड़की के साथ मिलकर तुमने इतने कीमती बर्तन अनाथ आश्रम से चोरी करके उन्हें म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखा है। ये म्यूजियम कब खोला तुम लोगों ने और कितने सालों से इस पर काम कर रहे हो? मैं तो ये सुनकर हक्का बक्का रह गई। मैंने पुलिस कांस्टेबल के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि ये कबाड़ी मेरे पीठ पीछे क्या कर रहा है। मुझे नहीं मालूम था कि वो गरीब लड़कियां इतनी कीमती चीज़ को कचरे में फेंक देती हैं और वो इतनी महंगी भी हो सकती है। मैं तो बस इन्हें मामूली बर्तन समझती रही। हाँ, मुझे बस इतना मालूम है कि कई साल पहले एक अमीर आदमी बहुत सारे बर्तन लेकर मैडम को अनाथ आश्रम के प्रयोग के लिए देकर गया था। लेकिन ये नहीं मालूम था कि इन बर्तनों के पीछे इतना बड़ा राज छुपा था। मेरी बात पर पुलिस यकीन ही नहीं कर रही थी।
उन्हें लग रहा था कि मैं कबाड़ी वाले के बहाने इस लड़के को कीमती बर्तन बेच रही थी और वो उन बर्तनों की नुमाइश करके अमीर लोगों को मुमांगी कीमत में बेचता रहा। मुझे इतने सालों अनाथ आश्रम में काम करते हुए मालूम नहीं हुआ कि ये एंटीक बर्तनों का एक एक पीस बाजार में 2-2 करोड़ रुपए का होगा। लेकिन कुछ ही दिनों में वो कबाड़ी वाला इस बात का फायदा उठाकर एक अमीर आदमी बन गया था। लेकिन मुझे तो अपने जुर्म की खबर तक नहीं हुई। मैं जाने अनजाने में ये जुर्म करती चली गई और ये आदमी लगातार चुपचाप बैठा हुआ था। और पुलिस कांस्टेबल मुझे फिर से इंसल्ट करने लगी और कहने लगी कि जहाँ पर काम किया वहाँ तुमने इतने बड़े बड़े जुर्म किए। इतने में वो आदमी बोल पड़ा कि बस करें आप लोग, बस बहुत हुआ। ये औरत बिल्कुल बेकसूर है और जो कुछ भी हुआ उसमें सारा का सारा कसूरवार मैं हूँ। ये कहानी मुझसे शुरू हुई। मुझे इस औरत का पता था कि ये ज़रूरतमंद है और पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन मैंने जो पहली बार इससे कबाड़ का सामान लिया तो बाजार में मुझे उसके मुंहमांगे पैसे मिलने लगे। तब मुझे इन बर्तन की कीमत पता चली कि ये बर्तन सालों पुराने हैं और लोग इसे बहुत सारे पैसों में भी लेने के लिए तैयार हैं। मैंने अपना खुद का म्यूजियम बनाया और इन बर्तनों की नुमाइश की। देखते ही देखते ये बर्तन बिकने लगे और मैंने अपना काम जारी रखा। और मुझे फिर जब इस औरत का ख्याल आया तो मैंने इसे बताना चाहा और इस औरत को इसका हिस्सा भी दिया। लेकिन वो इस बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी, वो बिल्कुल अनजान थी इस सब से। लेकिन जब मैं उसे ये सब कुछ बताने वाला था इतने में ये पकड़ी गई। पुलिस ने उस लड़के के बयान से मुझे रिहा कर दिया और मेरा लाइसेंस रिन्यू करने की परमिशन दे दी। मैंने भगवान का धन्यवाद किया और सबसे पहले दौड़ दौड़ कर अनाथ आश्रम गई और वहां पहुंचकर वहां की मैडम से और कर्मचारियों से हाथ जोड़ जोड़ कर माफ़ी मांगने लगी। मुझे पैसों के लालच ने आज इस अंजाम तक पहुंचाया था। इन सब की नज़रों में इतना गिर जाऊंगी कभी सोचा भी नहीं था। मैं बेटे की मोहब्बत और पैसों के लालच में जाने अनजाने में मुसीबत अपने सर लेती गई और एक न एक दिन इसका बोझ न उठाते हुए मैं ज़मीन पर गिर पड़ी। सारे स्टाफ ने और मैडम ने जब मेरी गरीबी की कहानी सुनी तो सबकी आंखों में आंसू आ गए और सब ने मुझे माफ़ कर दिया। ये सब होने के बाद मैडम ने मेरी सैलरी थोड़ी बढ़ा दी जिससे मैं अपने बेटे शुभम के खर्चे को आसानी से पूरा कर सकती थी। मैंने अपनी नौकरी को पूरी ईमानदारी के साथ जारी रखा और मैंने ज़िंदगी से सबक सीख लिया था कि पैसों का लालच कुछ देर के लिए तुम्हें खुशी तो देता है लेकिन दुनिया की नज़रों में तुम्हें बेइज्जत कर देता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मेरा नाम नेहा है और मेरी उम्र 26 साल है। मेरी 17 साल की नंद अचानक प्रेग्नेंट हो गई। पूरे घर पर अचानक कयामत टूट पड़ी। उसे जब भी पूछते कि ये सब किसने किया तो वो डर कर कुछ नहीं कहती। मेरी सास उसे अपने साथ कमरे में ले जाती और उसे अपने पास सुलाती थी। एक रात पति के